हेलो एंड वेलकम टू नॉलेज टॉक। नॉलेज टॉक में आज हम स्ट्रेस मैनेजमेंट के डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से स्ट्रेस हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा होता है, पार्ट एंड पार्सल होता है। साथ ही साथ हमने स्ट्रेस के पॉजिटिव और नेगेटिव पहलू को भी देखा था और वीडियो के लास्ट में हमने स्ट्रेस को एनालाइज किया था, उसका डायग्नोसिस किया था। आज के इस वीडियो में हम लोग स्ट्रेस को मैनेज करने के तरीकों के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, स्ट्रेस को पूरी तरह से एलिमिनेट तो नहीं किया जा सकता है हमारी लाइफ से, लेकिन उसको अप टू सर्टेन एक्सटेंट मैनेज जरूर किया जा सकता है, उसके साथ निगोशिएट जरूर किया जा सकता है, उसको रिड्यूस या मिनिमाइज जरूर किया जा सकता है। कुछ एक टूल्स जो होते हैं वो इनबिल्ट होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, हमारी माइंड के अंदर, जिससे हम लोग ऑटोमेटिकली स्ट्रेस को मैनेज कर पाते हैं। लेकिन कुछ टेक्निक ऐसे हैं, कुछ प्रोसेस ऐसे हैं, कुछ मेथड्स ऐसे हैं जिसको हमें लाइफ में लर्न करना पड़ता है, एक्वायर करना पड़ता है, सीखना पड़ता है। तो आज हम इन्हीं सारे मेथड्स की चर्चा करेंगे और इस तरह के मेथड जितने भी सारे होते हैं वो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि आपको क्या सूट करेगा। लेकिन अगर इसको जनरलाइज किया जाए तो हम कुछ एक कॉमन बात उसमें से निकाल सकते हैं जो कि मोर और लेस सब पे लागू होता है। तो ऐसे 9 मेथड्स की हम लोग आज डिस्कशन करेंगे, जिसको हमने तनाव से मुक्ति के 9 मंत्र का नाम दिया है। अभी नवरात्रि आने वाली है जिसमें कि नंबर 9 का विशेष महत्व होता है, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए 9 मंत्र लेके आया हूँ जिससे कि आप तनाव को मैनेज कर सकते हैं अपनी लाइफ में। तो आइए बारी बारी से हम इन 9 मंत्रों का डिस्कशन शुरू करते हैं। तनाव को मैनेज करने का यानी स्ट्रेस को मैनेज करने का पहला मंत्र है कि आप प्रेजेंट में रहिए, न कि पास्ट या फ्यूचर में। मुझे याद है स्कूल के दिनों में जब कोई हालचाल पूछता था तो हम लोग तीनों टेंस में उसका रिप्लाई करते थे। हम लोग बोलते थे पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर इंडेफिनिट। अभी उस बात को अगर हम प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो लगता है कि ये जिंदगी की सच्चाई है। पास्ट हमेशा परफेक्ट लगता है और फ्यूचर तो इंडेफिनिट है ही। और पास्ट और प्रेजेंट में हम इस तरह से उलझे रहते हैं कि प्रेजेंट हमेशा टेंस हो जाता है, स्ट्रेस में रहते हैं हम लोग प्रेजेंट टाइम में। जब हम पास्ट की बातों को याद करते हैं तो सब कुछ पिक्चर परफेक्ट नज़र आता है पास्ट की चीज़ें। जब कोई स्टूडेंट स्कूल में पढ़ता है तो उसको बचपन की याद आती है, कागज़ की कश्ती और बारिश का पानी याद आता है। जब वो किसी दूसरे शहर में हायर स्टडी के लिए जाता है, कॉलेज में जाता है, तो स्कूल के दिनों की याद आती है, वो मम्मी की जादू की झप्पी याद आती है, गरम गरम पराठे विथ एक्स्ट्रा बटर याद आता है। और जब वही आदमी जॉब करने लगता है तो उसको कॉलेज के दिनों की याद आती है। उसको लगता है वो भी क्या दिन थे, न कमाने की चिंता, न पैसे की फिक्र, पेरेंट्स से पैसे मिलते थे, जिंदगी में ऐश ही ऐश था। और जब बुढ़ापा आता है तो जवानी की याद में खोए रहते हैं। यानी कि पास्ट हमेशा परफेक्ट नज़र आता है। वो जो मीठी मीठी यादें, नॉस्टैल्जिक फीलिंग जो रहती है उसमें हम डूबे रहते हैं। और जब हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं तो फ्यूचर क्योंकि
इनडेफिनिट होता है, इसीलिए जो हमारा थॉट होता है कभी पॉजिटिव होता है, कभी नेगेटिव होता है। जब हम पॉजिटिव बातों को सोचते हैं तो उसका एक सिलसिला चल पड़ता है, एक चेन होता है उसका पॉजिटिव चीज़ों का। जब कोई स्टूडेंट पढ़ाई करता है तो आगे के दिनों का सपना देखता है, वो सोचता है कि पढ़ाई जल्दी से ख़त्म हो और फिर हम कोई अच्छी सी कंपनी में, फैंग कंपनी में जॉब करें, या फिर अपना बिजनेस करें, या नहीं तो फिर स्टार्टअप शुरू करें, ऑर्गेनिक फार्मिंग, और फिर तो हमारी लाइफ बिल्कुल सेट हो जाएगी। हमारे पास गाड़ी होगी, बंगला होगा, बैंक बैलेंस होगा, और माँ भी होगी, साथ में बीवी और बच्चे भी होंगे। तो इस तरह का सपना वो देखता है अगर वो पॉजिटिव थॉट उसके दिमाग में आती है तब। और जब नेगेटिव थॉट आता है तो लगता है कि पूरा ही अंधेरा है, फ्यूचर कुछ हो ही नहीं सकता अच्छा हमारे साथ। जब वो पढ़ाई करता है, जब वो स्टूडेंट रहता है तो सोचता है कि पता नहीं एग्ज़ाम कैसा होगा, रिजल्ट कैसा हो। कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम देता है तो लगता है कि पता नहीं किस कॉलेज में, किस इंस्टीट्यूशन में मेरा एडमिशन होगा। और जब पढ़ाई पूरी हो जाती है तो फिर जॉब की फिक्र, और जब जॉब हो जाता है तो अगर प्राइवेट में जॉब हुआ है तो हमेशा न्यूज़ सुनने के लिए मिलता है, टेस्ला ने इतने लोगों को जॉब से बाहर कर दिया, गूगल ने डाउन साइजिंग किया, उसको लगता है पता नहीं मेरा नंबर कब आएगा। और जब वो किसी स्टेबल जॉब में रहता है, गवर्नमेंट या पीएसयू में रहता है, तो उसको लगता है कि पता नहीं हमारा ऑर्गेनाइजेशन कब प्राइवेटाइज हो जाए। यानी कि फ्यूचर के बारे में, इनडेफिनिट फ्यूचर के बारे में दोनों तरह के ख्याल आते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। और इस तरह से हम या तो पास्ट की यादों में उलझे रहते हैं या भविष्य के बारे में सोच सोच के परेशान रहते हैं। प्रेजेंट पे हम फोकस कर ही नहीं पाते हैं, जबकि प्रेजेंट ही सारा कुछ है। क्योंकि आज जो प्रेजेंट है कल वो पास्ट हो जाएगा, और प्रेजेंट अगर अच्छा रहेगा तो फ्यूचर तो अपने आप अच्छा हो जाएगा। इसीलिए बुद्धिमत्ता इसी बात में है कि आज के काम पे फोकस करें। इसी सिलसिले में सर विलियम ऑस्लर ने कहा था कि लिव इन डे टाइट कंपार्टमेंट, यानी कि अगर आप बेहतर भविष्य चाहते हैं तो अपने पूरे इंटेलिजेंस को, पूरी एनर्जी को आज के काम में लगाइए। और इस तरह से अगर हम प्रेजेंट पे फोकस करते हैं तो हमारा पास्ट भी परफेक्ट होगा, प्रेजेंट भी परफेक्ट होगा और फ्यूचर भी परफेक्ट होगा। तो स्ट्रेस को मैनेज करने का पहला मंत्र है लिव इन प्रेजेंट, नॉट इन पास्ट और फ्यूचर। स्ट्रेस को मैनेज करने का दूसरा जो मंत्र है वो है एडेप्टेशन, यानी कि चेंजिंग रिक्वायरमेंट के साथ, वक्त के साथ अपने आप को ढालना, अपने आप को बदलना। क्योंकि बोला जाता है कि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, यानी कि ये दुनिया स्टैटिक नहीं है, ये दुनिया घूम रही है। इसीलिए अगर हम स्टैटिक रहेंगे, अगर हम स्थिर रहेंगे तो फिर वही बात होगी कि मैं ठहरा रहा और ज़मीन चलने लगी, दुनिया हमसे आगे निकल जाएगी। क्योंकि यही तो होता है, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है। हम अगर स्टैटिक हैं, कोई दूसरा ऑब्जेक्ट अगर चल रहा है तो जिस स्पीड से वो चल रहा है उस स्पीड से हमसे आगे निकल जाएगा। और ये भी ज़रूरी है कि हम सिर्फ आगे ही नहीं बढ़ें बल्कि राइट डायरेक्शन में आगे बढ़ें। नहीं तो क्या होगा कि दुनिया अगर किसी खास स्पीड से एक डायरेक्शन में जा रही है और हम उसी स्पीड से ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो ये गैप जो है, जो रिलेटिव वेलोसिटी है, वो डबल हो जाएगा। यानी कि डबल स्पीड से मुझमें और ये पूरी दुनिया में डिफरेंस आते जाएगा। और ये हर समय से होता है, हमेशा से होते आया है। अब आप
याद करें डायनासोर के दिनों का। तो इस दुनिया में आज तक अगर रियली में कोई भाई हुआ है, कोई डॉन हुआ है, तो वो डायनासोर। जैसे कि शोले फिल्म में गब्बर बोलता है कि जब 50-50 कोस तक बच्चा रोता है तो माँ कहती है सो जा बेटे, नहीं तो गब्बर आ जाएगा। और ये चीज रियलिटी में डायनासोर के साथ होता था। वो जिधर से जिस रास्ते से गुजरता था तो धरती कांपती थी। वो डायनासोर के साथ क्या हुआ? वो एक्सटिंक्ट हो गया, इस दुनिया से उसका वजूद मिल गया। क्यों वजूद मिट गया? वजूद इसलिए मिट गया क्योंकि वो चेंजिंग क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाया। और ये हर फील्ड में होता है, हर एक फील्ड में होता है। अभी जैसे क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है, तो इस क्रिकेट वर्ल्ड कप का जो सबसे बड़ा शॉक है वो क्या है? इस क्रिकेट वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा शॉक है कि वेस्ट इंडीज की टीम, द ग्रेट वेस्ट इंडियन टीम, इस क्रिकेट वर्ल्ड कप में क्वालिफाई नहीं कर पाई। वो वेस्ट इंडीज की टीम जिसका वही रुतबा था जो कि मेसोजोइक एरा में डायनासोर का था। सेम वही डोमिनेंस, अगर हम बात करें 70s की, 80s की या अर्ली पार्ट ऑफ 90s की, तो वेस्ट इंडीज का उसी तरह का डोमिनेंस था वर्ल्ड क्रिकेट में। लेकिन जिस तरह के चेंजेस आए वर्ल्ड क्रिकेट में, जिस तरह से ट्रेनिंग को इम्पोर्टेंस दिया जाने लगा, फिटनेस को इम्पोर्टेंस दिया जाने लगा, एक सिस्टम डेवलप हो गया, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है, तो उस तरह की जो मॉडर्न ज़माने में क्रिकेट में जो चेंजेज आया, वेस्ट इंडियन क्रिकेट उसको अडॉप्ट नहीं कर पाया और वो इरिलेवेंट हो गया आज के ज़माने में। जबकि टैलेंट की कोई कमी नहीं है। अभी भी अगर देखें तो वेस्ट इंडीज़ में एक से बढ़ के एक टैलेंटेड प्लेयर हैं, लेकिन उस तरह का सिस्टम डेवलप नहीं हो पाया जो कि मॉडर्न डे क्रिकेट की रिक्वायरमेंट है। अगर हम कंपनीज की बात करें तो बड़ी से बड़ी कंपनी आज की डेट में इरिलेवेंट हो गया। चाहे वो कैमरा की कंपनी कोडक की बात करें, या मोबाइल फ़ोन के फील्ड में नोकिया या फिर ब्लैकबेरी की बात करें, या ऑटोमोबाइल में जनरल मोटर्स की बात करें। ये क्या हुआ इन सारी कंपनी के साथ कि ये जो भी चेंजेज आया इन्वायरमेंट में, जो कस्टमर का जो प्रेफरेंस था उसको ये समझ नहीं पाया, और विथ चेंजिंग टाइम ये सारी कंपनी इरिलेवेंट हो गई। यानी कि एडेप्टेशन एक ऐसा मंत्र है जो कि अगर आप अर्ली एडॉप्ट कर लेते हैं, अपने आप में इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं, तो आपका स्ट्रेस भी कम होगा और आगे चल के आप बहुत अच्छा फ्यूचर में कर भी पाएंगे। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट का दूसरा जो मंत्र है वो है एडेप्टेशन। स्ट्रेस मैनेजमेंट का तीसरा मंत्र है कि स्टॉप कंपैरिजन, यानी कि दूसरों से तुलना बंद कीजिए। अपना भी, अपने फैमिली का भी, अपने बच्चों का भी। अक्सर ये होता है कि हम अपना कंपैरिजन दूसरे से करके हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं, जबकि कुदरत ने हमें बिल्कुल यूनिक बनाया है। हमारा जेनेटिक कॉम्पोजिशन किसी से मैच नहीं करता 100%। इवन जो आइडेंटिकल ट्विंस रहते हैं वो भी एग्जैक्टली एक जैसे नहीं होते हैं। लेकिन हमें लगता है कि दूसरा अगर किसी काम को कर रहा है तो मुझे भी वो करना ज़रूरी है। जो दूसरे के पास जो कुछ भी है वो मुझे भी चाहिए। दूसरे के बच्चे अगर 95% ला रहे हैं तो मुझे ये बर्दाश्त नहीं होता कि मेरा बच्चा 92% भी लाए। हमेशा हम कंपेयर करते रहते हैं, और इस चक्कर में कभी कभी तो हम अपने आप को ओवर स्ट्रेच भी करते हैं। अब शर्मा जी ने 3 BHK फ्लैट ले लिया तो मुझे भी लेना है, चाहे मुझे उसकी कोई ज़रूरत हो या नहीं हो।
वर्मा जी ने अपने बच्चे को पढ़ने के लिए रसिया भेजा, तो एटलीस्ट मुझे यूक्रेन तो भेजना ही पड़ेगा। और विश्वकर्मा जी ने अगर अपनी बेटी की शादी में 2 करोड़ खर्चे किए, तो मुझे तो एटलीस्ट 2.5 करोड़ तो करना ही पड़ेगा। और इस तरह से हम दूसरों की बात सोच के, दूसरों से अपने आप को कंपेयर करके हमेशा अपने आप को स्ट्रेस में रखते हैं, जबकि होना ये चाहिए कि हमें अपनी रिक्वायरमेंट देखना चाहिए, अपने रिसोर्सेज को देखना चाहिए, अपनी परिस्थिति को देखना चाहिए। तब जो कुछ भी ज़रूरी है, जो कुछ भी रिक्वायर्ड है, उस काम को करना चाहिए। अगर हम दूसरे से अपना कंपैरिजन करना बंद कर दें, अपने बच्चों का कंपैरिजन करना बंद कर दें, अपनी फैमिली का कंपैरिजन करना बंद कर दें, तो हम स्ट्रेस को अप टू सर्टेन एक्सटेंट मैनेज कर सकते हैं। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट का तीसरा जो मंत्र है वो ये है कि दूसरों से अपनी तुलना करना बंद कीजिए। स्ट्रेस मैनेजमेंट का चौथा जो मंत्र है वो है काउंट योर ब्लेसिंग्स, यानी कि आपको जो कुछ भी मिला है उसमें खुश रहना सीखिए। इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है। इवन ग्रेट साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि 99% ऑफ माई प्रेडिक्शंस आर रॉन्ग। जब ग्रेट साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन परफेक्ट नहीं हो सकते हैं, तो हम और आप अगर परफेक्ट होने की कोशिश करते हैं तो ये समझ लीजिए कि ये हमारी कितनी बड़ी नादानी है। और जो परफेक्शनिस्ट होते हैं वो हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं, क्योंकि परफेक्शन को अचीव करना इज लिटरली इम्पॉसिबल। इनफैक्ट हमारी लाइफ में 90% चीज़ें हमेशा राइट होती है और 10% चीज़ें रॉन्ग भी होती है। तो अगर हम 90% चीज़ों पे फोकस करें तो हम हैप्पी रहेंगे, सेटिस्फाइड रहेंगे, स्ट्रेस फ्री रहेंगे। और अगर हम 10% ऐसी चीज़ों पे फोकस करें जो कि रॉन्ग है, तो हम हमेशा स्ट्रेस में रहेंगे, अनहैप्पी रहेंगे, डिससेटिस्फाइड रहेंगे। और जो कुछ भी हमें मिला है कुदरत से, अगर हम उसको लेके आगे बढ़ें तो लाइफ में मिरेकल हो सकता है। अगर हम रोना बंद करें कि मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, और जो कुछ मिला है उसको लेके आगे बढ़ने की अगर टेंडेंसी हमारी हो, तो हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं लाइफ में, एनीथिंग। मिल्टन शायद इसलिए इतने ग्रेट थे, इतनी अच्छी पोएट्री उन्होंने इसलिए लिखी क्योंकि वो ब्लाइंड थे। बीथोवन ने इतना अच्छा म्यूजिक इसलिए कंपोज किया क्योंकि वो डेफ थे। और स्टीव वंडर तो ब्लाइंड भी हैं और टोन डेफ है। टोन डेफ का मतलब ये होता है कि वो म्यूजिकल पिच को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। और देखिए किस तरह का वंडरफुल म्यूजिक वो कंपोज करते हैं। तो ये लाइफ की सच्चाई है कि जो अंडर प्रिविलेज्ड होते हैं वो, उसके अंदर एक तरह की फायर होती है, और उस फायर को एज ए फ्यूल अगर आप यूज़ करते हैं तो आप लाइफ में बहुत आगे जाएंगे। आप रियल लाइफ में भी दे सकते हैं, आस पड़ोस में भी लोगों को दे सकते हैं कि बहुत कुछ जिसको नहीं मिला वो लाइफ में बहुत आगे बढ़ गए, और जिसको सब कुछ मिला वो कॉम्प्लेसेंट हो गए, बहुत कुछ लाइफ में अचीव नहीं कर पाए। इसीलिए स्ट्रेस फ्री लाइफ का चौथा मंत्र है काउंट योर ब्लेसिंग्स। जो कुछ आपको मिला है उसमें खुश रहना सीखिए। स्ट्रेस को मैनेज करने का पांचवा मंत्र है जो कि एक प्रैक्टिकल चीज है, वो है 1 टास्क एट ए टाइम। यानी कि किसी खास वक्त में एक ही काम कीजिए, मल्टीटास्किंग को ट्राई मत कीजिए।
क्योंकि हमारे ब्रेन का जो बेसिक डिज़ाइन है वो इस तरह से बनाया गया है कि एक साथ दो या एक से ज़्यादा काम कर ही नहीं सकता है। हमारा जो माइंड है वो बेसिकली एक कैमरे की तरह काम करता है, और कैमरे की खासियत क्या होती है कि उसका फोकस जहाँ भी रहता है वो उसी चीज़ को कैप्चर करता है, आसपास की चीज़ें उसे दिखाई नहीं देती है। इसीलिए तो हम देखते हैं कि किसी भी इवेंट में, किसी भी स्पोर्ट्स में मल्टीपल नंबर ऑफ कैमराज होते हैं। एक कैमरे से अगर कोई भी चीज़ क्लियर नहीं होता है तो फिर दूसरे से देखा जाता है, तीसरे से देखा जाता है। यानी कि कैमरा जिस तरह से जिस पे उसका फोकस रहता है उसी चीज़ को कैप्चर कर सकता है, उसी तरह से हमारा दिमाग भी एक वक्त में एक ही काम कर सकता है। अगर आपको ये यकीन नहीं आए तो एक एक्सपेरिमेंट करके देखिए। कोई एक मेल कंपोज कीजिए किसी भी वक्त आप, और साथ ही साथ शाम में मार्केट घूमने गए थे तो कितना खर्चा हुआ उसको भी कैलकुलेट कीजिए सेम मूवमेंट में। आप ये दोनों काम एक साथ नहीं कर पाएंगे। यानी कि मल्टीटास्किंग सिर्फ आपको स्ट्रेस देगा, आपकी इफ़िशियंसी को कम करेगा, उससे आपको कुछ मिलना नहीं है, हासिल नहीं होना है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट का 5वां मंत्र है वन टास्क एट ए टाइम। स्ट्रेस मैनेजमेंट का 6ठा मंत्र है रिमूव क्लटर, यानी कि आसपास की गंदगी को हटाइए, ऑर्गेनाइज्ड रहिए। बहुत लोगों की आदत होती है, कहीं बाहर से आए, शर्ट कहीं और डाल दिया, बेल्ट कहीं और छोड़ दिया, चाय पिया तो कप और प्लेट कहीं पे छोड़ दिया, पानी पी के ग्लास को टेबल पे रख दिया। यही आदमी जब ऑफिस जाता है तो उसके टेबल पे पेपर्स एंड फाइल्स का अंबार लगा रहता है। इसी के बीच में उसकी पर्सनल बिलोंगिंग्स भी रहती है, कहीं चाबी रख दी, कहीं वॉलेट रख दिया। तो इस तरह से अगर हम आसपास की चीज़ों को बिखरा के रखते हैं तो हमारे दिमाग में स्ट्रेस पैदा होता है। ऑन द अदर हैंड, अगर हम थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं, साफ सुथरा रहते हैं, तो हम रिलैक्स फील करते हैं। ये एक प्रैक्टिकल चीज़ है, इसको आजमा के देखिए। कहीं पर भी आप अपने घर में या अपने ऑफिस में निश्चित रूप से आप रिलैक्स रहेंगे और आपकी इफ़िशियंसी भी बढ़ेगी। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट का 6ठा मंत्र है रिमूव क्लटर। स्ट्रेस मैनेजमेंट का 7वां मंत्र है ऑफलोड योर वरीज और स्ट्रेस। स्ट्रेस हमारे दिमाग में एक्यूमुलेट होते रहता है। कभी हम दूसरों के बारे में सोचते हैं, कभी हम अपने बारे में सोचते हैं। जहाँ तक दूसरों की बात है तो दूसरों के बारे में सोचने से कोई फ़ायदा नहीं है, खास करके ऐसे लोगों के बारे में जिसको हम लाइक नहीं करते हैं। अगर हम किसी को लाइक नहीं करते हैं तो उसके बारे में तो 1 मिनट के लिए भी सोचना बेवकूफ़ी, क्योंकि अगर हम सोचते हैं तो हम उसको हेल्प कर रहे हैं। यही तो वो चाहता है कि हम परेशान रहें, दुखी रहें। तो अगर हम ऐसे लोगों के बारे में सोचते हैं जिसको हम लाइक नहीं करते हैं तो हम उसको हेल्प कर रहे हैं। अब आती है बात अपने बारे में। अपने बारे में भी हम ढेर सारी बातें सोच सोच के स्ट्रेस को एक्यूमुलेट होने देते हैं अपने माइंड के अंदर। साथ ही साथ कई दूसरे लोग भी हमें स्ट्रेस देने रहते हैं। तो ये स्ट्रेस हमारे दिमाग में जमा हो जाता है, फिर मन काफ़ी बोझिल सा लगता है। तो इसीलिए जो भी आपका स्ट्रेस है, जो भी वरी है जिसको कि आपने जमा कर रखा है, ठीक उसी तरह से जैसे कि आपका मोबाइल फ़ोन है, उसकी मेमोरी धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है, क्योंकि हम ढेर सारा ऐप डाउनलोड कर लेते हैं, बहुत सारा वीडियोस, फोटोग्राफ्स, वो सारा कुछ फ़ोन में डाल देते हैं। तो क्या होता है, वो फ़ोन चोक हो जाता है,
ठीक से काम नहीं करता है, इंटरनेट स्लो हो जाता है। ठीक वही हालत हमारी भी होती है जब हम वरीड होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं। जब हमारा ब्रेन सेल स्ट्रेस्ड रहता है तो हम पॉजिटिव सोचने के कंडीशन में नहीं रहते हैं, कोई भी काम को इफेक्टिवली नहीं कर पाते हैं। इसीलिए नेसेसरी है कि जो भी आपके दिमाग में स्ट्रेस एक्यूमुलेटेड है उसको ऑफलोड किया जाए, डाउनलोड किया जाए। इसके कई सारे तरीके हो सकते हैं। पहली बात तो ये कि जो भी हमारा स्ट्रेस है या वरी है, हम किसी से शेयर करें। कोई भी जो हमारे बहुत ही क्लोज हो, जो कि मुझे समझता हो, वो कोई भी हो सकता है। वो आपका स्पाउस हो सकता है, आपका नेबर हो सकता है, आपका फ्रेंड हो सकता है, आपका कलीग हो सकता है। कोई भी ऐसा आदमी जो कि मेरी बातों को समझे। और अगर हम किसी के साथ अपनी चिंताओं को व्यक्त करते हैं तो वेदर और नॉट वी आर able to get any solution, but one thing is for sure कि we are able to offload a lot of heavy stuff out of our chest। यानी कि अपने दिल से हम बहुत सारा बोझ को कम करने में सफल होते हैं। दूसरा क्या तरीका हो सकता है? दूसरा ये तरीका हो सकता है कि हम लिखें। लिखने से क्या होता है कि हमारा जो थॉट होता है वो पीस ऑफ पेपर पे ट्रांसफर होता है। तो अगर नेगेटिव थॉट है तो वो भी ट्रांसफर होगा पेपर पे, यानी कि हम रिलीव फील करेंगे। अगर कोई भी चीज़ हमें परेशान कर रही है उसको अगर हम लिखते हैं तो उससे थोड़ा सा रिलीफ हमें ज़रूर महसूस होता है। तीसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हम रो सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, रोना एक बहुत बड़ा स्ट्रेस बस्टर होता है। यानी कि जब आप रोते हैं तो अपने आप को हल्का महसूस करते हैं। वैसे तो लोग कहते हैं कि टफ मैन नेवर क्राई, बट ये रियलिटी है कि रोना स्ट्रेस से रिलीफ पाने का एक बेहतरीन तरीका होता है और इसका साइंटिफिक प्रूफ भी होता है। जब हम रोते हैं तो जो इमोशनल टीयर होता है उसके साथ सर्टेन केमिकल रिलीज होता है, जैसे ऑक्सीटोसिन या इंडोर्फिन्स। ये सारे केमिकल जो होते हैं अगर रोने के साथ हमारी बॉडी से बाहर निकल पाते हैं तो हमें फिजिकल और इमोशनल पेन में से रिलीफ मिलता है। तो नंबर 7 जो है मंत्रा वो है कि ऑफलोड कीजिए अपने वरीज को या फिर स्ट्रेस को। स्ट्रेस मैनेजमेंट का 8वां मंत्र है जो कि विलिस कैरियर ने दिया था, वो है 3 स्टेप मैजिक फॉर्मूला टू कंट्रोल स्ट्रेस। ये विलिस कैरियर एक अमेरिकन इंजीनियर थे जिन्होंने मॉडर्न एयर कंडीशनिंग का इन्वेंशन किया था इन द ईयर 1902। इसीलिए इनको फादर ऑफ मॉडर्न एयर कंडीशनिंग भी कहा जाता है। इन द ईयर 1911 इन्होंने कैरियर कॉरपोरेशन को इस्टेब्लिश किया था, जिस कैरियर का एयर कंडीशनर अभी भी आता है। और इन द ईयर 1998 टाइम मैगजीन ने विलिस कैरियर को 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ 20th सेंचुरी के लिस्ट में इंक्लूड किया था। तो विलिस कैरियर का ये 3 स्टेप मैजिक फॉर्मूला क्या है? इसमें पहला स्टेप है कि आस्क योरसेल्फ व्हाट इज द वर्स्ट दैट कैन पॉसिबली हैपन। दूसरा क्या है कि इफ नेसेसरी एक्सेप्ट द वर्स्ट। और तीसरा विथ काम माइंड, कूल माइंड, ट्राई टू इम्प्रूव द वर्स्ट। कहने का मतलब क्या है कि अगर सिचुएशन ऐसी है जिसमें कि आपको लगता है कि इससे बाहर आना बिल्कुल मुश्किल है,
तो उस कंडीशन में ये कहते हैं कि आप ये सोचिए कि उस पार्टिकुलर सिचुएशन में वर्स्ट क्या हो सकता है। फिर सेकेंड स्टेप में ये है कि उस वर्स्ट को आप एक्सेप्ट कीजिए, और तीसरा स्टेप ये होना चाहिए कि खुले दिमाग से, शांत दिमाग से वर्स्ट को इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए। ये एक लॉजिकल चीज है, क्योंकि जब हम वर्स्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि वी हैव नथिंग टू लूज, विच ऑटोमेटिकली मीन्स कि वी हैव एवरीथिंग टू गेन। स्ट्रेस मैनेजमेंट का नवा और आखिरी मंत्र है सरेंडर टू सुप्रीम पावर। इनफैक्ट कोलंबिया यूनिवर्सिटी के डीन हॉकिंस का एक स्टेटमेंट बहुत ही पॉपुलर है। वो कहते हैं, फॉर एवरी एलिमेंट अंडर द सन देयर इज अ रेमेडी और देयर इज नन। इफ देयर इज वन, ट्राई टू फाइंड आउट। इफ देयर इज नन, नेवर माइंड इट। कहने का मतलब ये है कि दुनिया की कोई भी समस्या हो, या तो उसका कोई समाधान है, कोई सॉल्यूशन है, या फिर कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर समस्या ऐसी है जिसका कोई समाधान है, कोई सॉल्यूशन है, देन ट्राई टू फाइंड इट, तभी तो चीजें बदलेगी। और समस्या अगर ऐसी हो जिसका कि कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई समाधान नहीं है, तो फिक्र मत कीजिए, चिंता मत कीजिए, स्ट्रेस में मत रहिए, क्योंकि वो चीज़ आपके हाथ में ही नहीं है। दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे कंट्रोल से बियॉन्ड है, तो उसके बारे में सोच सोच के स्ट्रेस में रहने से क्या फ़ायदा है। उस कंडीशन में एक ही रास्ता है कि आप नियति के आगे समर्पण कीजिए अपने आप को, और सच्चे दिल से प्रेयर कीजिए। और ये कहा जाता है कि एवरी सिंसियर प्रेयर इज लिसन। अगर कोई भी दुआ हम दिल से करें तो वो दुआ कबूल होती है। और जब हम दुआ करते हैं किसी भी चीज़ के लिए तो बिगड़ा हुआ काम भी हो जाता है। इसके पीछे एक लॉजिक भी है कि जब हम कोई भी चीज़ को सुप्रीम पावर के आगे सरेंडर कर देते हैं अपने आप को, तब हम रिलीव्ड फील करते हैं, स्ट्रेस फ्री फील करते हैं। तो उस सिचुएशन से जो भी हम काम करते हैं उसका रिजल्ट काफ़ी पॉजिटिव होता है। तो इस तरह से हम लोग 9 मंत्रास पे आप आज डिस्कशन किए। तो अगर हम इन सारे 9 मंत्रास पे काम करें तो स्ट्रेस को अप टू सर्टेन एक्सटेंट मैनेज कर सकते हैं, अपनी लाइफ में मिनिमाइज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आज इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।